हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एडिशन पॉलीमर्स के बारे में पढ़ के रखा है और बहुत सारे एडिशन पॉलीमर्स को बनाकर भी देखा है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसे हम लोग स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। दिस कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ polymerization, राइट। नाउ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या होता है? तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स है, पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स मतलब क्या? ऐसे मोनोमर जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रह सकता है। हाँ, ये आपस में कंडेंस होते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, लाइक HCl, अमोनिया जा सकता है, इथिलीन ग्लाइकॉल जा सकता है, इवन मिथेनॉल भी जा सकता है। तो ऐसा पॉलीमराइजेशन जिसमें पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स आपस में कंडेंस होते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अमोनिया, HCl एक्सेट्रा, इट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसमें कई सारे पॉलीमर्स के प्रिपरेशन के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द नाइलॉन 6,6। ये यहाँ पर नाइलॉन 6,6 पढ़ना है आपको, नाइलॉन 66 नहीं पढ़ना है। इसका रीज़न ये है कि ये एक तो बेसिकली कोपॉलीमर है, मतलब दो अलग अलग मोनोमर से मिलकर बनता है एंड इसके दोनों मोनोमर में नंबर ऑफ कार्बन आइटम होते हैं 6। इसे प्रिपेयर करने के लिए जो मोनोमर्स लगते हैं, इसमें पहला जो कंपाउंड होता है उसका नाम होता है हेक्सामिथिलीन डायअमाइन। हेक्सामिथिलीन डायअमाइन ये होता है एंड इसमें दूसरा जो मोनोमर आपको लगता है वो होता है एडिपिक एसिड। क्या होता है? एडिपिक एसिड। अब देखते हैं कि इसका प्रिपरेशन कैसे होगा। अगर हम लोग हेक्सामिथिलीन डायअमाइन की बात करते हैं तो हेक्सामिथिलीन डायअमाइन हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या? देखिए, 2 अमाइन 6 मिथिलीन, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? हेक्सामिथिलीन डायअमाइन। ठीक है, ये हो गया हेक्सामिथिलीन डायअमाइन। एंड एडिपिक एसिड की अगर बात करें तो एडिपिक एसिड जो है वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इट इज़ हेक्सेन डाइओइक एसिड। देखिए 6 कार्बन वाला ये एसिड है, दिस इज कॉल्ड एज एडिपिक एसिड। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एडिपिक एसिड। नाउ ये दोनों जब आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो सबसे पहली वाली जो स्टेप होती है वो होती है न्यूट्रलाइजेशन की। वो क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगा? हमें एक चीज़ पता है कि एसिड एंड बेस जब कंबाइन होते हैं तो पहले क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है एंड देन वाटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करें कि देखिए ये बेसिक ग्रुप है और ये क्या है? एसिडिक ग्रुप। तो एसिडिक ग्रुप क्या करेगा? हाइड्रोजन लॉस करेगा एंड बेसिक ग्रुप क्या करेगा? हाइड्रोजन गेन करेगा। तो NH2 जब हाइड्रोजन गेन करेगा तो किस में कन्वर्ट हो गया? NH3, नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि चौथा बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि एक ऐसा सॉल्ट बन के आएगा, ऐसा सॉल्ट बन के आएगा एंड इस सॉल्ट को हम लोग नाम देते हैं नाइलॉन सॉल्ट। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? नाइलॉन सॉल्ट। ना ये जो नाइलॉन सॉल्ट है, इस नाइलॉन सॉल्ट को फिर हम लोग स्पिनरेट्स के अंदर से प्रेस करवा के पास कराते हैं। स्पिनरेट्स मतलब क्या? जस्ट लाइक अ डिवाइस, जैसे हमारे किचन में किचन स्प्रे होता है जहाँ से आप लोग सेव बना सकते हैं ना, मॉइस्ट क्रीम को प्रेस करते हैं और सेव निकल आती है। वैसे नाइलॉन सॉल्ट को हम लोग स्पिनरेट्स के ऊपर रख के प्रेस जब करते हैं तो उसके फिलामेंट्स निकल के आते हैं। तो इसे जब हीट करते हैं तो इट लूजेस वाटर एंड जब ये वाटर लॉस करेगा तो अब आप लोग सोचिए कैसे वाटर लॉस करेगा। यहाँ पर H2O निकाल दीजिए, यहाँ से कौन जाएगा? H2, यहाँ से कौन जाएगा? O। तो यहाँ से H2 अगर गया तो आपके पास यहाँ पर क्या बच गया? NH बचेगा। फिर NH के बाद यहाँ देखिए क्या है? तो CH2/6 है, देन यहाँ पर क्या रहेगा? NH एंड यहाँ पर देखिए ऐसा लिंकेज बनेगा। देन इसके बाद CH2 कितनी टाइम्स है? 4 टाइम्स, यहाँ पर रहेगा CO।
ये है इसका रिपीटिंग यूनिट। एंड इसके पॉलीमर को अगर रिप्रेजेंट कराना है तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कराएंगे, दिस इज कॉल्ड एज नाइलॉन 66, बराबर है। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, नाइलॉन 66। नाउ इसके अंदर लिंकेज को देखो, अगर आप लोग लिंकेज को देखते हैं तो यहाँ पर ये वाली लिंकेज दिख रही है आप लोगों को। ये जो लिंकेज होती है इसे हम लोग कहते हैं अमाइड लिंकेज। मतलब ये कि नाइलॉन 66 का जो क्लास है वो क्या है, पॉलीअमाइड फाइबर है। ये होता है नाइलॉन 66। इसमें हम लोग दूसरा पॉलीमर पढ़ेंगे जिसका नाम है नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 का अगर हम लोग मोनोमर देखें तो ये होता है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। क्या होता है, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। एंड एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम को अगर आप लोग देखें तो एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर होता कैसे है ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये एक साइक्लिक अमाइड है, देखिए यह है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, राइट। नाउ इसे जब आप लोग हीट करते हैं, इसे जब आप लोग हीट करते हैं एट अ हाई टेम्परेचर ऑफ नियर अबाउट 533 केल्विन इन द इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ आर्गन, तो यहाँ पर रिंग ओपनिंग का फिनोमिना होता है। ये जो रिंग है, ये रिंग यहाँ से ब्रेक होके ओपन हो जाती है। जब ये रिंग यहाँ से ओपन हो जाएगी तो देखिए आपके पास क्या बच गया इस साइड में, CO। आप NH को भी लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं। CO के बाद क्या है ये CH2, 1 2 3 4 5 टाइम्स CH2 है, ठीक है, 5 टाइम्स CH2 है। एंड देन कौन है, NH है। ये हो गया इसका रिपीटिंग यूनिट। एंड इसके पॉलीमर को रिप्रेजेंट कराना है तो ये हो गया, इसे हम लोग कहेंगे नाइलॉन 6। क्या कहेंगे, नाइलॉन 6। नाउ नाइलॉन्स की प्रॉपर्टीज, कंबाइन प्रॉपर्टीज, नाइलॉन्स की प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग देखते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ नाइलॉन्स, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि नाइलॉन्स आर क्रिस्टलाइन, दीज आर क्रिस्टलाइन एंड बेसिकली दीज आर इनसोल्युबल in many solvent, particularly in हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। ये हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट के अंदर भी जाके डिजोल्व नहीं होता, डाइल्यूट एसिड के अंदर डिजोल्व नहीं होता, डाइल्यूट अल्कली के अंदर डिजोल्व नहीं होता। नाइलॉन्स के धागों की प्रॉपर्टी है कि दे एब्जॉर्ब वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कलर एंड देयरफॉर नाइलॉन के धागे ब्राइटली कलर्ड होते हैं। ना इनका इस्तेमाल अगर हम लोग देखें तो इन्हें बहुत सारी जगह पे यूज़ किया जाता है फॉर द मेकिंग ऑफ द रोप्स, फॉर द मेकिंग ऑफ द ब्रश। जो टूथब्रश हम लोग यूज़ करते हैं उसके ब्रिसल्स, कपड़े धोने के लिए जो ब्रश यूज़ करते हैं उसके ब्रिसल्स, राइट। इसके अलावा स्क्रबर्स, जो बर्तन साफ करने के लिए स्क्रबर यूज़ करते हैं वो भी हम लोग बना सकते हैं। देन साड़ियाँ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, राइट। इसके अलावा इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग दे सकते हैं इन द इंडस्ट्री। कई सारे टाइप के टेक्सटाइल बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दीज आर द नाइलॉन्स। इनकी कंबाइंड फैमिली को अगर देखें तो ये किससे बिलोंग करते हैं, पॉलीअमाइड फाइबर्स को बिलोंग करते हैं। दीज आर पॉलीअमाइड फाइबर्स, राइट। तो यहाँ पर देखिए नाइलॉन 66 बना के दिया, नाइलॉन 6 बना के दिया। अगर किसी ने आप लोगों को कहा तो ये बना के दिखाओ नाइलॉन 610, तो ये कैसे बनाएंगे, तो आप लोग ज़रा सोचिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। 610 बनाइए, 68 बना के देखिए। यहाँ पर 6 तो फिक्स है, दैट इज हेक्सामिथिलीन डायमाइन एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा 10 कार्बन वाला, 8 कार्बन एटम वाला। आप लोग बनाकर देख सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद बनाते हैं पॉलिस्टर को, जिसे पॉलीईस्टर हम लोग कहते हैं बेसिकली। एंड इस कैटेगरी में हमें जो एग्जाम्पल पढ़ना है वो है टेरिलीन का। टेरिलीन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डेक्रॉन, इसे एक और नाम जाना जाता है, दैट इज डेक्रॉन। नाउ इसके प्रिपरेशन में आप लोगों को जो मोनोमर्स लगते हैं वो कौन कौन से होते हैं, दिस इज ऑल्सो अ कोपॉलीमर, ये भी एक कोपॉलीमर ही है। मतलब इसमें दो मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं, कंडेंस होते हैं। इसमें पहला जो मोनोमर लगता है वो होता है इथिलीन ग्लाइकॉल, राइट। एक मोनोमर क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल। अब इथिलीन ग्लाइकॉल की अगर बात करें तो आप लोग इस कंपाउंड को इथिलीन ग्लाइकॉल कहते हो। सेकेंडली इसमें लगता है हमें डाइमिथाइल टेरीथैलेट, डाइमिथाइल टेरीथैलेट।
कुछ बुक में डायरेक्टली थैलिक एसिड का इस्तेमाल करके भी बनाकर दिखाया है, तो इट इज़ नॉट रॉन्ग ऑल्सो। अब डाईमिथाइल टेरीथैलेट कैसा होता है इसे देख लीजिए। डाईमिथाइल टेरीथैलेट मतलब टेरीथैलिक एसिड का मिथाइल ईस्टर। टेरीथैलिक एसिड ऐसा होता है, यहाँ पर अगर आप लोगों ने H लगा दिया तो ये हो गया टेरीथैलिक एसिड एंड ये हो गया डाईमिथाइल। देखिए इसकी जगह पर हाइड्रोजन की जगह पर क्या रहेगा, CH3 रहेगा। तो ये है डाईमिथाइल टेरीथैलेट जिसे हम लोग DMT से एब्रिविएट करते हैं। नाउ इन दोनों के बीच में पॉलीमराइजेशन कैसे होता है समझते हैं। अगर हम लोग पॉलीईस्टर के नाम को देखें तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि इसमें जो लिंकेज होगी वो लिंकेज कौन सी होगी, ईस्टर। कैसे बनेगा देखते हैं। सपोज करिए मैं इथिलीन ग्लाइकॉल के N मोल्स लेता हूँ, ये हो गया इथिलीन ग्लाइकॉल एंड इसमें मैं लेता हूँ N मोल्स ऑफ DMT, N moles of DMT that is dimethyl टेरीथैलेट, ये है DMT। नाउ इन्हें जब हम लोग हीट करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 503 केल्विन तो कैटालिस्ट जो होता है, यहाँ पर कैटालिस्ट लगता है जिंक एसिटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, एंटीमनी ट्राइऑक्साइड लगता है। एंड तो पहले यहाँ पर होता है ट्रांसस्टरीफिकेशन। नाउ ट्रांसस्टरीफिकेशन कैसे होता है जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से अगर मैंने इस मिथानॉल को बाहर का रास्ता दिखा दिया तो कंडेंसेशन होने वाला है ना, एंड स्टरीफिकेशन भी चाहिए हमें। तो स्टरीफिकेशन कैसे होता है, यहाँ पर ट्रांसस्टरीफिकेशन कैसे होता है, एक ईस्टर दूसरे ईस्टर में कन्वर्ट होगा। ये ईस्टर है तो इस साइड में भी हम लोगों को लगेगा N मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल्स। देखिए N मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल, यहाँ से मैं रिलीज करा देता हूँ मिथाइल अल्कोहल को। अगर मिथाइल अल्कोहल रिलीज हो गया तो आप लोगों को इंटरमीडिएट मिल जाता है इसका, जो कैसा दिखेगा देखिए HO CH2 CH2 देन O है, ये O देन यहाँ पर है CO एंड यहाँ पर प्रेजेंट है रिंग, रिंग के बाद क्या है CO देन O देन CH2 CH2 OH मिलेगा ये कंपाउंड। इसे हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं। एंड इस इंटरमीडिएट को जब आप लोग हीट करते हैं तो इट लूजेस इथिलीन ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल। अब यहाँ से इथिलीन ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल को अगर आपको लॉस्ट कराना है तो कैसे कराएंगे जरा सोचिए। मैंने कहा कि अगर इस साइड से मैं इसे रिमूव कराता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ से क्या लगेगा हमें OH, तो यहाँ से OH रिमूव हो सकता है। तो इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व कि आप लोगों के पास जो पॉलीमर आएगा उसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए CH2 CH2 यहाँ पर है O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यह है बेंजीन की रिंग, देन यहाँ पर CO O है, ये हो गया इसका रिपीटिंग यूनिट, इसका रिपीटिंग यूनिट हो गया। एंड ये हो गया इसका पॉलीमर जिसे हम लोग क्या नाम देंगे, पॉलीईस्टर हैंगे। दिस इज पॉलिस्टर या फिर पॉलिस्टर की कैटेगरी में इसका एग्जांपल क्या ले रहे हैं हम लोग, टेरिलिन या फिर डाइक्रॉन। इसे क्या कहते हैं, टेरिलिन या फिर डाइक्रॉन कहते हैं। नाउ इसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम लोग देखें तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, इट इज़ रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ केमिकल्स, इट इज़ रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ द मोथ्स, मतलब एक टाइप ऑफ फंगस, इवन बैक्टीरिया, इवन डाइल्यूट एसिड एंड अल्कली, इनके ऊपर ये रेजिस्ट है। देन इनकी एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दे एब्जॉर्ब्स लेस वाटर, काफ़ी कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं एंड हेंस दे विल बी ड्राइड क्विकली। साड़ी फॉल का एग्जांपल देखो, साड़ी फॉल अगर पता हो तो उसे वॉश करो और उसे सुखाने के लिए रख दो, 15-20 मिनट के अंदर सूख जाता है। हाँ ना, पॉलिस्टर के धागों की एक और प्रॉपर्टी है कि दे एब्जॉर्ब वेरी गुड कलर एंड हेंस दीज आर वेरी ब्राइटली कलर्ड। अगर हम लोग इनके यूजेस को देखें तो इनके जो यूजेस हैं ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत काम में आते हैं। दीज आर यूज फॉर ट्राउज़र मेकिंग, ट्राउज़र्स बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे टेक्सटाइल्स, इसके अलावा
फिशिंग नेट्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर में इनका इस्तेमाल होता है। मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर में इसका इस्तेमाल होता है। दीज आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ टायर्स कॉर्ड। टायर कॉर्ड्स बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। नाउ इनका और भी स्पेशल यूज है। दीज आर ब्लेंडेड विथ ब्लेंड करना मतलब मिक्स करना। दीज आर ब्लेंडेड विथ कॉटन एंड वूल। अगर ब्लेंडेड विथ कॉटन करते हैं तो आप लोगों को मटेरियल मिलता है टेरिकॉट। जब आप लोग टेरिलिन को ब्लेंड करते हो कॉटन के साथ, टेरिलिन को ब्लेंड करते हैं कॉटन के साथ, तो क्या मिलता है? टेरिकॉट। टेरिकॉट कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड व्हेन दीज आर ब्लेंडेड विद द वूल, आप लोगों को मिलता है टेरी वूल। ये जो टेरी वूल होता है इसका इस्तेमाल विंटर सीजन के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, दैट इज बॉडी वार्मर टाइप के। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा टेरिलिन का प्रिपरेशन है ये टेरिलिन। और टेरिलिन बेसिकली क्या है? पॉलीईस्टर फाइबर है, क्योंकि देख लीजिए इसमें ईस्टर की लिंकेज प्रेजेंट है ये ईस्टर की लिंकेज, यहाँ पर भी ईस्टर की लिंकेज है। एंड ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप लोगों ने क्या कहा था? ट्रांसस्टरिफिकेशन। देखो एक ईस्टर दूसरे ईस्टर में कन्वर्ट हुआ था। अब प्रिपेयर करके दिखाते हैं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को प्रिपेयर करके दिखाते हैं। ये जो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है इसका एक और नाम होता है, इट इज कॉल्ड एज बैकेलाइट, राइट। अब इसमें मोनोमर कौन से हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं, ये तो क्लियर ही हमें दिखता है कि फिनॉल एंड द फॉर्मेल्डिहाइड दोनों मोनोमर है। एंड इससे प्रिपेयर करते समय इसकी रिएक्शन को कैटालाइज करता है एसिड या फिर बेस। ये इंपॉर्टेंट है कि बैकेलाइट फॉर्मेशन में कैटालिस्ट कौन सा, तो एसिड भी यूज़ कर सकते हैं एंड एज वेल एज बेस भी यूज़ कर सकते हैं। ना ये होता कैसे है जरा हम लोग समझते हैं। फिनॉल को जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा है एंड फिनॉल की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये आप लोगों को याद रखना है, बराबर है। फिनॉल जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होता है आइदर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कैटालिस्ट या फिर अल्कलाइन कैटालिस्ट, तो पहले आप लोगों को बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जरा देखिए कैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये फिनॉल है, यहाँ पर लग जाता है CH2OH, मतलब क्या? मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया और ये बॉन्ड यहाँ से जुड़ गया, तो इसे तो हम लोग ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल कह सकते हैं। दिस इज व्हाट? ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। नाउ एक चीज़ की तरफ ध्यान दो, जितने भी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस है ये सारे के सारे यूज्ड अप हो सकते हैं। मीन्स सपोज करिए कि एक प्रोडक्ट बनने के बाद, ये प्रोडक्ट बना है आपके पास, अगर यहाँ पर भी ऐसा प्रोडक्ट बन के आ गया तो अब इसका नाम क्या देते हैं? इसका नाम देते हैं 2,4 डाइहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। मतलब इस ग्रुप को अब हमने कंसीडर क्या किया? हाइड्रोक्सी मिथाइल, और ये है फिनॉल। एंड एक और प्रोडक्ट आप लोगों को मिलेगा जिसे हम लोग कहेंगे 2,4,6 ट्राइहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। कैसे? क्योंकि यहाँ पर भी CH2OH लगेगा, यहाँ पर भी लग जाएगा CH2OH एंड यहाँ पर भी लग जाता है CH2OH, राइट। इसलिए इसका नाम बनेगा 2,4,6 ट्राइहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बनेगा। देखिए पहली स्टेप ये है। नाउ इसमें भी एक मज़ेदार प्रोडक्ट मिलता है हमें इसके पॉलीमराइजेशन के कारण। ये जो कंपाउंड है दैट इज हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, जिसे हम लोगों ने कहा है, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का पॉलीमराइजेशन पहले होता है। ये लीनियरली पॉलीमराइज होता है, लीनियर पॉलीमराइजेशन होता है। एंड जब इसका लीनियर पॉलीमराइजेशन होता है तो आप लोगों के सामने एक ऐसा प्रोडक्ट बन के आता है। ये पॉलीमराइज होता रहेगा यहाँ से, ये यहाँ से भी पॉलीमराइज होता रहेगा। और ये जो लीनियर पॉलीमर बना है ना, ये लीनियर पॉलीमर है, दिस इज कॉल्ड एज नोवलक।
इसे हम लोग क्या कहते हैं, नोवोलॉग कहते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड इन द लैकर्स एंड द पेंट्स, इसका इस्तेमाल पेंट इंडस्ट्री में हम लोग करते हैं। नाउ ये जो नोवोलॉग बना, इस नोवोलॉग को जब हम लोग फिर से फॉर्मेल्डिहाइड के साथ आगे हीट करते हैं तो आपको 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक नेटवर्क मिलता है, जिसे हम लोग बैकेलाइट कहते हैं। ना इसे जब आगे हीट करेंगे तो बैकेलाइट कैसे मिलता है ये हम लोग देखते हैं। बैकेलाइट का स्ट्रक्चर अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया जाता है, हमें अच्छे से याद होना चाहिए, इसलिए हम लोग बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका। देखिए इसका सिंपल स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ये नोवोलॉग ही है और ये जब पॉलीमराइज होता है, क्रॉस लिंक होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, 3 डायमेंशनल। देखिए यहाँ पर एक और नोवोलॉग मैं ऐड कर देता हूँ। ये भी रिंग नोवोलॉग की है, सॉरी लीनियर चेन नोवोलॉग की है। एंड यहाँ पर दोनों के बीच में देखिए फॉर्मेल्डिहाइड के कारण क्या हो गया, लिंकिंग हो गया। ये जो क्रॉस लिंक लाइक स्ट्रक्चर बना, इसे हम लोग कहते हैं बैकेलाइट। नाउ बैकेलाइट की अगर बात करें तो बैकेलाइट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की कैटेगरी में जाता है। मतलब क्या मीन्स, इसे जब आप लोग हीट करते हो तो ये सॉफ्ट नहीं होता बल्कि हार्ड बन जाता है, जिसके कारण इसे हम लोग बार बार यूज़ नहीं कर सकते, इसका रिमोल्डिंग नहीं होता। इसके यूजेस को अगर देखें तो इट इज़ यूज फॉर द मेकिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए करते हैं, हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर, फ्राइंग पैन, इलेक्ट्रिक आयरन। अगेन इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कॉम्स बनाने के लिए, हेयर कॉम, शर्ट के बटन्स वगैरह है, इनके लिए हम लोग बैकेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। अब पढ़ते हैं यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये जो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मोल्डेड प्लास्टिक। मोल्डेड प्लास्टिक मतलब काफ़ी सॉफ्ट होता है। एंड इसका इस्तेमाल बेसिकली हम लोग करते हैं अडेसिव बनाने के लिए, जैसे फेविकॉल वगैरह जैसे मटेरियल्स है, अडेसिव मतलब चिपकाने वाले मटेरियल्स, उन्हें बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो एज द नेम सजेस्ट इट हैज़ 2 मोनोमर्स, यूरिया एज वेल एज फॉर्मेल्डिहाइड। यूरिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं यूरिया, राइट, दिस इज यूरिया। एंड इसे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब हम लोग ट्रीट करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहले आप लोगों को देता है इंटरमीडिएट। कैसे इंटरमीडिएट देता है जरा देखते हैं। ये इस टाइप से आप लोगों को देता है इंटरमीडिएट, राइट। एंड ये जो इंटरमीडिएट है, इस इंटरमीडिएट को जब हम लोग आगे हीट करते हैं तो ये क्रॉस लिंक्स बना देता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। देखिए यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बना, ये इंटरमीडिएट कैसे बना आप लोग समझ सकते हैं क्या। यहाँ से हाइड्रोजन किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास, एंड ये CH2 यहाँ पर जुड़ गया। सेम केस विद दिस अमीनो ग्रुप ऑल्सो। इस इंटरमीडिएट को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये क्या देता है, आप लोगों को पॉलीमर देता है ना। पॉलीमर कैसे बनता है जरा देखो। मैं यूरिया का स्केलेटन यहाँ पे लिखता हूँ। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होने चाहिए। ये देखिए इस साइड से ये पॉलीमराइज होता रहेगा। देन इनके बीच में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप मिलेगा। देन अगेन N, देन अगेन CO, देन अगेन N। तो यहाँ पर आप लोग इसका पॉलीमराइजेशन कंटिन्यू दिखा सकते हैं, राइट। यहाँ पर CH2 के साथ ये रिंग क्लोज हो जाएगी। CH2 के साथ जब रिंग क्लोज हो जाएगी तो आप लोगों को ऐसा स्ट्रक्चर मिल सकता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को आप लोग कहेंगे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। दिस इज यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन।
इसके बाद बनाते हैं नया पॉलीमर दैट इज कॉल्ड एज मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। नाउ ये जो पॉलीमर होता है इट इज जनरली यूज फॉर द मेकिंग ऑफ अनब्रेकेबल क्रॉकरीज, अनब्रेकेबल क्रॉकरीज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एंड मोनोमर तो दिख रहा है कि मेलामिन है एज वेल एज क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। नाउ अब मेलामिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेलामिन कैसे दिखता है, तो मेलामिन को अगर देखें तो मेलामिन ये कंपाउंड होता है, दिस इज कॉल्ड एज मेलामिन। एंड फॉर्मेल्डिहाइड की अगर बात करें तो आपको पता है कि आप फॉर्मेल्डिहाइड को कैसे लिखते हो, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। जब ये दोनों पॉलीमराइज होते हैं तो पहले आप लोगों को देते हैं ये इंटरमीडिएट्स। नाउ ये इंटरमीडिएट्स कैसे देंगे जरा सोचिए। अभी तक आप लोगों ने NH2 ग्रुप एंड फॉर्मेल्डिहाइड के बीच में पॉलीमराइजेशन देखा है। यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और उसकी जगह पर CH2O ये देखिए OH के रूप में लग गया। सेकेंडली यहाँ पर भी यही हाल होगा, CH2OH ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा एंड यहाँ पर भी वही हाल होगा, NH के साथ जुड़ जाएगा CH2OH ग्रुप। ये इसका इंटरमीडिएट है, राइट। एंड इस इंटरमीडिएट को जब हम लोग हीट करेंगे तो ये आप लोगों को 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर देता है। ना ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कैसे देता है जरा देखो। यहाँ से ये लिंकिंग को कंटिन्यू रखेगा, यहाँ से ये लिंकिंग को कंटिन्यू रखेगा एंड यहाँ से ये लिंकिंग को कंटिन्यूस रखेगा इन ऑल द डायरेक्शन। सो देयरफॉर यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ से भी लिंकिंग बढ़ती जाएगी। ये जो पॉलीमर आपके सामने बन के आता है दिस इज कॉल्ड एज मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, जो कि अनब्रेकेबल क्रॉकरीज बनाने में यूज किया जाता है। अब पढ़ते हैं अबाउट द नेचुरल रबर। नाउ नेचुरल रबर की अगर हम लोग बात करें तो नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रबर ट्री, जिसका सिस्टमेटिक नाम ब्रासिका हेवेलियंसिस होता है। क्या होता है, ब्रासिका हेवेलियंसिस। हमें जो रबर मिलता है वो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ द लैटेक्स। ये जो लैटेक्स है इसके ऊपर जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तब जाके हम लोगों को मिलता है नेचुरल रबर। एंड नेचुरल रबर अगर हम लोग देखें तो इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन एंड देयरफॉर इसे हम लोग कहेंगे पॉली आइसोप्रीन। नाउ आइसोप्रीन क्या होता है, अगर हम लोग आइसोप्रीन की बात करते हैं तो आइसोप्रीन एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसका नाम अगर आप लोग देखें तो नाम दिया जा सकता है 2-methyl ब्यूटा 1,3 डाइन। नाउ करिए तो जरा इसका पॉलीमराइजेशन। अगर आप लोगों ने इसका पॉलीमराइजेशन कर दिया तो ये कैसे बनेगा, कैसे दिखेगा, सोचिए जरा। इसमें सर इसी के मोनोमर्स को हमें जोड़ना पड़ेगा, हाँ। एंड इसके मोनोमर्स को जब हम लोग जोड़ने की बात करते हैं तो आपको पता है कि पाई बॉन्ड्स ओपन अप हो जाएंगे एंड पाई बॉन्ड जब ओपन अप हो जाएंगे तो डबल बॉन्ड आपको यहाँ पर मिलेगा। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं पॉलीआइसोप्रीन एंड पॉलीआइसोप्रीन इज नथिंग बट द नेचुरल रबर, राइट। नाउ नेचुरल रबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेचुरल रबर इज क्वाइट सॉफ्टर, ये सॉफ्ट होता है। एंड जो पॉलीआइसोप्रीन होता है वो इनफैक्ट सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन होता है, मतलब उसमें अरेंजमेंट कैसी होती है, सिस होती है। कैसे होगा देखते हैं। अगर हम लोग नेचुरल रबर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस डबली बॉन्डेड कार्बन को देखिए, इसके ऊपर एक साइड में CH3 है और एक साइड में CH2 है, ये पॉलीमराइज होगा, ये डबल बॉन्ड है। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ CH2 को, राइट, यहाँ पर CH2 को, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, मिलेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ये एक हो गया। दूसरा यूनिट इसके साथ जोड़े तो ये हो गया CH2, देन ये डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा होगा, यहाँ पर क्या होगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर कौन हो जाएगा CH2। देन अगेन आप लोग इसे जोड़ सकते हैं, तो ये CH2, ये डबली बॉन्डेड कार्बन, ये CH3, देन यहाँ पर आना चाहिए CH2, यहाँ पर रहेगा हाइड्रोजन। इस तरीके से ये पॉलीमराइज होता है।
देखिए यहाँ पर ये सिस क्यों है, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो CH2 ग्रुप्स हैं इन्हें देखिए ये डबल बॉन्ड के एक ही सेम साइड में आ गए, दैट्स वाई इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस। कौन से टाइप का, सिस। ये सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन है, पॉलीआइसोप्रीन है, राइट, क्योंकि रबर तो पॉलीआइसोप्रीन होता है। कौन से टाइप का, सिस 1 और 4, 1 2 3 4 है, ये सेम साइड पे, इसलिए सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन कहते हैं। नाउ ये जो नेचुरल रबर होता है ये तो सिस हो गया, लेकिन इसका ट्रांस आइसोमर नहीं हो सकता, क्या होता है। अगर हम लोग ट्रांस आइसोमर की बात करते हैं तो जो ट्रांस आइसोमर होता है उसका नाम होता है गट्टा पर्चा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गट्टा पर्चा। एंड ये हार्ड एंड क्रिस्टलाइन होता है, हार्ड एंड क्रिस्टलाइन, एंड देयरफॉर हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। ना नेचुरल रबर की ड्रॉबैक्स भी है, नेचुरल रबर काफ़ी सॉफ्ट है एंड ब्रिटल भी होता है, टेम्परेचर अगर लो हो जाए तो इट बिकम्स ब्रिटल, एंड देयरफॉर नेचुरल रबर का इस्तेमाल करना हमारे लिए ज़्यादा फायदे का नहीं है। लेकिन नेचुरल रबर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसके ऊपर ट्रीटमेंट करने के बाद, और वो जो ट्रीटमेंट होती है उसे हम लोग कहते हैं वल्केनाइजेशन। ना वल्केनाइजेशन क्या होता है, तो वल्केनाइजेशन बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नेचुरल रबर को हम लोग हीट करते हैं विथ सल्फर। किसके साथ हीट करते हैं, सल्फर के साथ। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट चार्ल्स गुडईयर। चार्ल्स गुडईयर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसे डिस्कवर किया था। एंड कैसे डिस्कवर किया था, बाय हीटिंग विथ सल्फर। जब हम लोग सल्फर के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस मिलाकर नेचुरल रबर को हीट करते हैं तो वहाँ पर एक क्रॉस लिंक बन जाता है, और वो जो लिंकिंग होती है इसे हम लोग डाइसल्फाइड लिंकेज कहते हैं। मीन्स डाइसल्फाइड लिंकेज डेवलप होती है किसके अंदर, इन अ वल्केनाइज रबर, जिसके कारण नेचुरल रबर जो होता है ये थोड़ा सा हार्ड बन जाता है एंड उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी इम्प्रूव होती है। एंड हम जितना भी आज यूज़ करते हैं रबर का, वो नेचुरल रबर नहीं होता, वो होता है वल्केनाइज रबर। नाउ कैसे होता है वल्केनाइजेशन, देखते हैं। अगर हम लोग रबर की बात करते हैं दैट इज पॉलीआइसोप्रीन, तो पॉलीआइसोप्रीन रबर जो है उसे हम लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाया। ये एक चेन हो गई, बराबर है। सपोज करिए कि मैं इसकी दूसरी चेन भी लेता हूँ साथ में, ये हो गया इसका दूसरा टर्मिनल ग्रोइंग चेन, राइट। ये है रबर, नेचुरल रबर, ठीक है। एंड इसे जब हम लोग हीट करते हैं विथ सल्फर, जब इसे सल्फर के साथ हीट करते हैं तो टेम्परेचर होता है नियर अबाउट 150 डिग्री सेल्सियस। तो सल्फर के साथ जब हम लोग इसे हीट करते हैं तो इसमें जो क्रॉस लिंक आता है डाइसल्फाइड लिंकेज का, वो कैसे आता है जरा देखिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पर आ जाता है सल्फर सल्फर का लिंकेज। एंड जब इसमें सल्फर एंड सल्फर के बीच का लिंकेज आ जाएगा तो ये दोनों चेन्स आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों चेन्स आपस में जुड़ जाएंगे। एंड यू विल ऑब्जर्व कि आप लोगों के सामने देखिए सल्फाइड लिंकेज आ गई, इसे हम लोग कहेंगे वल्केनाइज्ड रबर। क्या कहते हैं इसे, वल्केनाइज्ड रबर कहते हैं। वल्केनाइज्ड रबर जनरली हार्ड होता है, 3 से 5% सल्फर जब हम लोग इससे मिलाते हैं तो वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। रबर बैंड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं या फिर टायर्स वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड जब 30% के आसपास हम लोग सल्फर इसमें ऐड करते हैं तो काफ़ी हार्ड रबर बन के आ जाता है। एंड वो जो हार्ड रबर बन के आता है उसे हम लोग कहते हैं एबोनाइट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एबोनाइट। एंड इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बहुत सारी जगह, जैसे गाड़ी साइकिल के हैंडल्स को देखिए रबर का पैकिंग होता है, वो होता है एबोनाइट का। कई बार ग्लासेस को फिट करने के लिए हम लोग उसके अंदर रबर का सील लगाते हैं, ये भी बना होता है एबोनाइट का। तो ये है नेचुरल रबर एंड उसके ऊपर का ट्रीटमेंट, दैट इज वल्केनाइजेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द विस्कस रेयन। विस्कस रेयन बनते कैसे हैं।
विस्कस रेयॉन की अगर हम लोग कैटेगरी देखें तो इट इज़ अ रीजनरेटेड फाइबर। ये क्या है? रीजनरेटेड फाइबर। मतलब ये कि इसे हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? सेमी सिंथेटिक कैटेगरी में रखेंगे। ना विस्कस रेयॉन अगर हम लोग देखें तो बेसिकली बनता है फ्रॉम द सेलुलोज। बेसिकली कहाँ से बनता है? फ्रॉम द सेलुलोज बनता है। एंड जो सेलुलोज है इसके ऊपर जब हम लोग NaOH का ट्रीटमेंट करते हैं, बाद में कार्बन डाइसल्फाइड का ट्रीटमेंट एंड देन हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब जाके बनता है विस्कस रेयॉन। कैसे बनता है? सेलुलोज के बारे में आप लोगों को पता है कि इट इज़ द लीनियर पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज, बराबर है। सेलुलोज को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, ये देखिए ये है सेलुलोज। एंड इस सेलुलोज को सबसे पहले जब हम लोग ट्रीट करते हैं कॉन्सनट्रेटेड अल्कली, तो ये आप लोगों को देता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। यहाँ से देखिए रिलीज हो गया H2O, इससे हम लोग अल्कली सेलुलोज कह सकते हैं, राइट। ये क्या हो गया? अल्कली सेलुलोज। एंड ये जो अल्कली सेलुलोज है ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, जिसका रूप अगर देखें तो इट इज़ फ्लपी। हम लोग इसे फ्लपी कह सकते हैं। ये फ्लपी सॉलिड हो गया। फ्लपी मतलब एकदम सॉफ्ट होता है, पनीर के समान, दैट इज फ्लपी कहते हैं। नाउ इट इज़ देन ट्रीटेड विद द कार्बन डाइसल्फाइड, और इसे जब हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है इनटू द झांटेट। कैसे कन्वर्ट होता है? देखिए, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जब इसे आप लोग ट्रीट करते हो तो ये आप लोगों को देता है एक झांतेट। एंड इस झांतेट को अगर हम लोग देखते हैं तो ये झांतेट कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। ये है झांतेट, इसे हम लोग सेलुलोज झांतेट कह सकते हैं ना। ये जो सेलुलोज झांतेट है इसका जब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है, देखिए 2 स्टेप में होता है। पहले ये जो झांतेट है इसका रिएक्शन जब हम लोग वाटर के साथ देखते हैं तो ड्यूरिंग दैट केस ये आप लोगों को देता है एक ऐसा मटेरियल, यहां से रिलीज हो गया NaOH, राइट। एंड इसका सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस होता है। इसका जब आगे हाइड्रोलिसिस होता है तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि ये आप लोगों को रिटर्न में देता है सेलुलोज रेयॉन, दैट इज विस्कस रेयॉन। ये आप लोगों को वापस देता है। यू विल ऑब्जर्व कि इसे जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये देता है कुछ ऐसा मटेरियल, कार्बन डाइसल्फाइड रिलीज हो गया एंड दिस इज कॉल्ड एज विस्कस रेयॉन, राइट। इसे विस्कस रेयॉन कहते हैं। यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इसे मर्सराइजेशन भी कहते हैं। एंड देयरफॉर विस्कस रेयॉन कैसे बनता है? तो मर्सराइजेशन बाय सेलुलोज बनता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मर्सराइज्ड सेलुलोज क्या है? तो मर्सराइज्ड सेलुलोज क्या होता है? विस्कस रेयॉन होता है। या फिर सेलुलोज को मर्सराइज करते समय किस केमिकल का इस्तेमाल होता है? तो किसका इस्तेमाल होता है? कॉन्सनट्रेटेड अल्कली का इस्तेमाल होता है। अब बना के दिखाते हैं कुछ सिंथेटिक पॉलीमर्स, दैट इज सम सिंथेटिक पॉलीमर्स। देखिए, आप लोगों को बहुत सारे पॉलीमर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोगों को इस लेसन को समझना है, रट रट के याद नहीं करना है। इसमें हम लोग पहले बनाते हैं बुना एस। नाउ बुना एस क्या होता है? तो बुना एस इट इज़ कॉल्ड एज SBR, स्टीरिन ब्यूटाडाइन रबर, इसे हम लोग कहते हैं, दैट इज स्टीरिन ब्यूटाडाइन रबर। तो इसका मतलब ये कोपॉलीमर है, 2 मोनोमर से मिलकर बना हुआ है। हाँ, राइट। इसमें 2 मोनोमर कौन से? एक है ब्यूटाडाइन और एक है स्टीरिन। जब भी बुना मिलता है तो बुना का मीनिंग होता है ब्यूटा 1,3 डाइन। नाउ इसके बीच में पॉलीमराइजेशन कराना है तो कैसे कराएंगे? देखिए, ब्यूटा 1,3 डाइन की अगर बात करें तो ये हो गया ब्यूटा 1,3 डाइन, बराबर है। एंड स्टीरिन की अगर बात करें तो स्टीरिन इट इज़ अ फिनाइल इथिन। तो फिनाइल इथिन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप लोग सोचिए, इनके बीच में पॉलीमराइजेशन करना है तो सर इसके बीच में अगर हमें पॉलीमराइजेशन करना है मतलब इन दोनों को जोड़ते हुए लेकर जाना है। जी हाँ, अब इसे कैसे जोड़ेंगे? तो मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया था कि कंपलसरी दोनों को पहले जोड़कर सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड को रख दो। देखिए, अगर हम लोग ब्यूटाडाइन का पार्ट देखते हैं तो ये है ब्यूटाडाइन का पार्ट, इसके साथ किसे जोड़ना है? स्टीरिन के पार्ट को। ये हो गया स्टीरिन का पार्ट, हो गया, राइट। अब
इसे आप लोगों को समझना है कि बॉन्डिंग कैसे कैसे शिफ्ट होगी। कार्बन के बॉन्ड्स कितने होने चाहिए, 4। देखिए इसके कितने हो गए, 3 ही हो गए। एंड यू विल ऑब्जर्व कि इसके 4 हो गए, इसके 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए। ये जो रबर बना इसे हम लोग कहते हैं SBR, स्टीरीन ब्यूटाडाइन रबर। स्टीरीन ब्यूटाडाइन रबर की अगर हम बात करते हैं तो स्टीरीन ब्यूटाडाइन रबर ये कोपॉलीमर है एंड बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बबल गम्स बनाने के लिए। क्या सर बाकी इस्तेमाल नहीं है इसका? बिल्कुल है, इसका बाकी जगह पर भी इस्तेमाल होता है। टायर ट्यूब बनाने के लिए, ट्यूब बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये स्पेशल है, अगर पूछा तो कभी याद रहना चाहिए। देन इसके बाद हम लोग बनाते हैं बुना एन को। बुना एन इज ऑल्सो द कोपॉलीमर। यहाँ पर एक तो आप लोगों को समझ में आ गया कि एक मोनोमर क्या होगा, ब्यूटाडाइन होगा, एंड दूसरा जो मोनोमर है वो होता है एक्रिलोनाइट्राइल। क्या होता है? एक्रिलोनाइट्राइल। तो एक्रिलोनाइट्राइल मतलब क्या होता है? विनाइल साइनाइड। अगर हम लोग इन दोनों के बीच के पॉलीमर को बनाकर दिखाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? ये देखिए, ये हो गया ब्यूटा 1,3 डाइन, राइट। एंड एक्रिलोनाइट्राइल मतलब क्या? तो विनाइल साइनाइड। देख लीजिए, इसे हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। नाउ इससे अगर आप लोगों को आपस में जोड़ना है, इसका अगर आप लोगों ने पॉलीमराइजेशन कराया तो ये कैसे दिखेगा आप लोग सोचिए। क्या ये कुछ ऐसे बनाकर दिया जा सकता है? यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा CH2, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CN हम लोग लगा कर दिखा सकते हैं। इसे उल्टा करके भी लिखा जा सकता था, CH को इस साइड में लगा देते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो रबर बना इसे हम लोग क्या कहेंगे? बुना एन। ना बुना एन की अगर बात करें तो इट इज जनरली यूज फॉर द मेकिंग ऑफ द सोल्स ऑफ शूज। देखिए ये इसका खास यूज़ है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अडेजिव। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द टैंक लाइनिंग। मतलब रबर की जो सीलिंग यूज़ होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब पढ़ते हैं नियोप्रीन रबर के बारे में। नियोप्रीन रबर, नाउ नियोप्रीन रबर ये होमोपॉलीमर है। मतलब क्या कि इसे एक ही मोनोमर से हम लोग बनाते हैं। जी हाँ, एंड इसके लिए जो मोनोमर लगता है ये मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन। कौन सा होता है? क्लोरोप्रीन। नाउ क्लोरोप्रीन क्या होता है? तो क्लोरोप्रीन ये कंपाउंड होता है जिसे आप लोग क्या नाम दे सकते हैं? तो 2-क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन। एंड इसे जब हम लोग पॉलीमराइजेशन के लिए भेजेंगे तो इसी के मोनोमर्स को जोड़ना है। तो कैसे जुड़ेगा अब आप लोग चेक कर सकते हैं। इसका जो पॉलीमर आप लोगों को मिलेगा, ये पॉलीमर में रिपीटिंग यूनिट ये रहेगा एंड ये हो गया इसका पॉलीमर। इस रबर को हम लोग कहते हैं नियोप्रीन रबर। नाउ नियोप्रीन रबर की अगर हम लोग बात करें तो नियोप्रीन रबर का इस्तेमाल करते हैं कन्वेयर बेल्ट्स बनाने के लिए। कन्वेयर बेल्ट्स पता है, जो 2 व्हील्स के बीच में घूमते रहता है। इसके अलावा गास्केट्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। केमिकल कंटेनर्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द ब्यूटाइल रबर। नाउ ब्यूटाइल रबर की अगर बात करते हैं तो ब्यूटाइल रबर इज अ कोपॉलीमर। दिस इज व्हाट? कोपॉलीमर। मतलब 2 मोनोमर से मिलकर बना है। जी हाँ, इसमें एक मोनोमर होता है आइसोब्यूटिलीन एंड दूसरा होता है आइसोप्रीन, राइट। आइसोब्यूटिलीन एंड आइसोप्रीन। नाउ आइसोब्यूटिलीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आइसोब्यूटिलीन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? देखिए, दिस इज व्हाट? आइसोब्यूटिलीन, राइट। एंड रही बात आइसोप्रीन की, तो आइसोप्रीन मतलब 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन होता है, बरा ना? 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन होता है। तो इसका अगर आप लोग फॉर्मूला रखते हैं तो ये तो ऐसा हो जाएगा, राइट। दिस इज आइसोप्रीन एंड इसे हम लोग पॉलीमराइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट AlCl3। नाउ करिए पॉलीमराइजेशन, इन दोनों को जोड़ना है तो सर CH2 का बॉन्ड ओपन हो जाएगा। हाँ,
ये दोनों साइड से बन जाएगा, कार्बन का बॉन्ड बिल्कुल बनेगा। यहाँ पर अगर आप इसे जोड़ते हैं तो ये CH2 C CH3 CH CH2, ये इसका रिपीटिंग यूनिट। अब बॉन्ड्स को कंप्लीट कर लीजिए पहले। अगर आप लोग बॉन्ड्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस कार्बन के 4 हो गए, इसके 4 हो गए, इसके 4 हो गए, इसके 3 हो गए, इसके भी 3 हो गए, ये डबल बॉन्ड रहेगा। तो ये जो रबर बन के आया, इस रबर को हम लोग कहते हैं ब्यूटाइल रबर, जिसका स्पेशल यूज़ होता है कि जो हेवी व्हीकल्स है, मोटर्स वगैरह होते हैं, इनमें जो टायर्स है उनके ट्यूब्स बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज अबाउट द सिंथेटिक पॉलीमर्स। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है अबाउट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स मतलब क्या होते हैं? तो बहुत सारे जितने भी सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड पॉलीमर हम लोग यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे एटमॉस्फेयर में जाके पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। मीन्स व्हाट? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन के द्वारा ये नेचर में डिस्ट्रॉय नहीं होते। एंड देयरफॉर साइंटिस्ट लोग ऐसे पॉलीमर्स डिज़ाइन करने के बारे में सोच रहे हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हो। मीन्स एटमॉस्फेयर में अगर पड़े रहे तो वो माइक्रोबियल एक्शन के द्वारा क्या हो जाएंगे? डिकम्पोज हो जाएंगे। ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की लिस्ट में हम लोग पहला पॉलीमर बना के दिखाते हैं, जिसे एब्रीवेट करते हैं एज PHBV, जिसका नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी वैलोरेट। इसका मतलब क्या? बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कोपॉलीमर है, मतलब इसमें 2 मोनोमर्स हैं। हाँ, दिख रहे, देखिए, हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट एक पार्ट है, हाइड्रोक्सी वैलोरेट एक पार्ट है। जी हाँ, इससे अगर हम लोग देखें तो इसकी जो कैटेगरी है उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट होती है, मतलब ये पॉली ईस्टर टाइप का है। ना इसमें जो मोनोमर्स यूज होते हैं उसमें कौन कौन से मोनोमर्स होते हैं? तो एक जो मोनोमर है उसे हम लोग कहते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड एक होता है, एंड दूसरा जो होता है वो होता है 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। राइट, पेंटानोइक एसिड। पेंटानोइक एसिड का कॉमन नाम वैलोरिक एसिड होता है, इसलिए वैलोरेट है। एंड ब्यूटेरिक एसिड कॉमन नाम होता है ब्यूटानोइक एसिड का, इसलिए ये ब्यूटेरेट है। और AT लगा है, इससे समझ में आता है कि ईस्टर से। नाउ यहाँ पर ईस्टर लिंकेज तो बननी चाहिए, तो हम लोग इन मॉलिक्यूल्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं, जरा इसके तरफ ध्यान देते हैं। हमने 2 मोनोमर्स बनाने हैं, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड एज वेल एज 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। अब हम लोग इन्हें कैसे बना सकते हैं? देखिए, ब्यूटानोइक एसिड की अगर बात करते हैं तो इसमें टोटल कितने कार्बन चाहिए हमें? 4। ये हो गए 3, चौथे को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि बीटा 3 हाइड्रोक्सी मतलब 1 2 3 पे कौन चाहिए? हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये लीजिए। एंड इसे अगर हम लोग कंप्लीट करें तो ये कुछ ऐसा होगा। ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। अब आपको चाहिए क्या? 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड टोटल कितने कार्बन एटम चाहिए? 5। ये लीजिए COOH, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा। 3 पे हाइड्रोक्सी चाहिए, इसे सामने ला के रख दे, ये ला लिया। यहाँ पर रहेंगे 2 कार्बन, दैट इज CH2 CH3। कंप्लीट करके देखिए स्ट्रक्चर को, तो ये ऐसा होगा। दिस इज 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। नाउ इन दोनों के बीच में अगर हम लोग कंडेंसेशन कराते हैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं, तो इस्टरिफिकेशन होता है। एंड इस्टरिफिकेशन मतलब क्या? तो COOH का OH होना चाहिए सर, एंड अल्कोहल का H। ये देखिए हम लोग इसे कंडेंस करा सकते हैं, तो सिमिलरली ये भी चला जाएगा, एंड यहाँ से कौन चला जाएगा? OH। तो आप लोग रिजल्टेंट पॉलीमर को कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर O बच गया, ठीक है, यहाँ पर है CH, इसके ऊपर कौन है? CH3, यहाँ पर CH2 है सर, एंड देन CO, यहाँ पर लिंकेज बन गई ईस्टर, देखिए O, देन CH, यहाँ पर है CH2 CH3, देन CO, यहाँ पर क्या रह गया? कुछ नहीं, क्योंकि OH चला गया। तो यहाँ पर जब पॉलीमर हम लोग बनाएंगे,
बनेंगे ऐसे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, PHBV कहेंगे। ये है पॉलीमर, दैट इज PHBV। इसी में दूसरा पॉलीमर हमें जो बना के देना है दैट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रॉन। इससे हम लोग पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड पॉलीमर कहते हैं, राइट। नाउ पॉलीलैक्टिक एसिड एंड पॉलीग्लाइकोलिक एसिड बेसिकली ये भी इस तरह के कैटेगरी में जाता है। कैसे जाता है हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग पॉलीलैक्टिक एसिड की बात करते हैं तो पॉलीलैक्टिक एसिड क्या होता है, तो पॉलीलैक्टिक एसिड मतलब 3 कार्बन वाला एसिड होता है। देखिए यहाँ पर है OH है एंड ये है CH3। नाउ इसे हम लोग कहते हैं लैक्टिक एसिड, दिस इज लैक्टिक एसिड। एंड ग्लाइकोलिक एसिड की अगर बात करें तो ग्लाइकोलिक एसिड का मतलब होता है हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड। देखिए एसिटिक एसिड 2 कार्बन वाला एसिड, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लग गया। नाउ इनके बीच में अगर आप लोगों ने रिएक्शन कंटिन्यू करने के बारे में सोचा तो आप लोग जरा सोचिए कैसे इनके बीच में रिएक्शन होगा। तो ये एसिड है सर, यहाँ से OH, यहाँ से कौन चला जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ से कौन जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ से कौन चला जाएगा OH। तो आने वाला जो पॉलीमर है उसे बना कर देखिए तो यहाँ पर है CH, यहाँ पर CH3 है, देन यहाँ पर COO आ गया स्टर लिंकेज, देखिए देन CH2 एंड यहाँ पर क्या रह जाएगा CO। ये मोनोमर है, इसका रिपीटिंग यूनिट है। ये हो गया पॉलीमर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रॉन कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी का तीसरा पॉलीमर बनाते हैं जिसका नाम है नायलॉन 2 नायलॉन 6 है। इसका नायलॉन 2 नायलॉन 6 ये एक कोपॉलीमर है। जी हाँ, 2 मोनोमर दिख रहे हैं एंड इसकी कैटेगरी अगर देखें तो इसकी कैटेगरी हो जाएगी पॉलीअमाइड। क्यों? क्योंकि इसमें लिंकेज जो होती है वो अमाइड होती है। नाउ इसमें मोनोमर्स कौन कौन से यूज होते हैं, तो इसमें जो मोनोमर यूज होता है एक होता है ग्लाइसिन। नाउ ग्लाइसिन मतलब क्या होता है, तो इट इज 2 अमीनो एसिटिक एसिड, राइट, 2 अमीनो एसिटिक एसिड होता है। एंड दूसरा जो मोनोमर होता है इसे हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड। एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड मतलब क्या, एप्सिलॉन जो कार्बन रहेगा अल्फा बीटा डेल्टा के बाद जो कार्बन एटम होता है उस पे अमीनो ग्रुप होना चाहिए, बराबर है। एंड कैप्रोइक एसिड मतलब टोटल कार्बन एटम कितने होते हैं, 6 होते हैं। और इनके बीच में अगर हम लोग कंडेंसेशन दिखाएं तो कैसे दिखा सकते हैं, देखिए 2 अमीनो एसिटिक एसिड को मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये हो गया 2 अमीनो एसिटिक एसिड हो गया, दैट इज नथिंग बट द ग्लाइसिन। ये है ग्लाइसिन एंड ग्लाइसिन क्या होता है, सबसे सिंपल अमीनो एसिड होता है। एंड एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड की अगर बात करें तो ये देखिए यहाँ पर टोटल 6 कार्बन है। आखिरी वाले कार्बन पे मतलब डेल्टा कार्बन जो रहेगा उसके बाद वाले कार्बन पे क्या रहेगा, अमीनो ग्रुप रहेगा। ना इसमें कंडेंसेशन कैसे होगा, देखिए तो ये है एसिड एंड ये है बेस, सॉल्ट एंड वाटर जाना चाहिए सर, हाँ। तो यहाँ से कौन जाएगा OH, यहाँ से कौन निकल जाएगा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ से कौन जाएगा हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, यहाँ से कौन जाएगा OH। तो पॉलीमर कैसा दिखेगा, बनाइए तो यहाँ पर रह जाएगा NH, ठीक है। देन उसके बाद क्या है CH2CO, देन यहाँ पर क्या रहेगा NH, देन CH2/5 है, यहाँ पर क्या रहेगा CO रहेगा। ये रिपीटिंग यूनिट हो गया, ये बन गया पॉलीमर जिसका नाम होता है नायलॉन 2 नायलॉन 6। नाउ ये जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो इनका इस्तेमाल जनरली होता है ऑर्थोपेडिक्स में, मतलब सर्जरीज में, बराबर है। जैसे सूचर्स लगाने के लिए, सूचर्स मतलब टाके लगाने वाला धागा। देन इसके अलावा ड्रग रिलीजिंग माइट्राइसिस, ड्रग रिलीजिंग माइट्राइसिस एंड देन ऑर्गन ट्रांसफर, जिसे हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट कह सकते हैं। तो इन प्रोसेस में इनका इस्तेमाल किया जाता है।
तो गाइस यहाँ पर आने के बाद आपका ये वाला यूनिट भी फिनिश होता है। नोट्स में और भी बहुत सारे पॉलीमर्स के प्रिपरेशन एंड मोनोमर्स के बारे में दिया है, उसे अच्छे से प्रिपेयर करके रखेंगे।